हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटा मैसेज है, आप लोग सुन सकते हैं या अपने वीडियो पहले देख रखा है तो आप स्किप कर सकते हैं। और सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको बार कोड दिख रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वीडियो के तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो वीडियो रहते हैं पेपर 1 या पेपर 2 के मैं शेयर करता हूँ या PDF नोट्स हैं या कोई भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा, अपडेट रहेंगे आप। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड, ये जो वीडियो है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये कंटेंट पेड कोर्स का कंटेंट है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्सेज को या तो वो लोग इसको वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने यूनिट वाइज PYQ डिस्कस किए हैं, जैसे पिछले 5-6 सालों में यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने इन वीडियो में बताया हुआ है, समझाया हुआ है लाइव क्लास के माध्यम से। ये रिकॉर्डेड है तो आप इनको देख सकते हैं। और उसमें केवल PYQ डिस्कशन नहीं है, इसमें मैंने PYQ को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है या करंट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका मैंने बताया हुआ है। लेंदी जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको कैसे समझना है सो दैट कि आप जल्दी कम समय में जल्दी आंसर दे पाएँ, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम लिमिटेड होता है। तो आपको वो सभी तरीके आने चाहिए सो दैट कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हों कम समय में। तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है वीडियो में PYQ डिस्कशन के साथ साथ। ओके, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए और उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, पढ़ते सभी हैं, सबके पास नोट्स रहते हैं या बुक्स रहता है, बट प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना PYQ सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया है। सो जो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इन वीडियो को देख लीजिए। एग्जाम तक मैं आपको डेली वीडियो डालता रहूँगा यूनिट वाइज, और बाकी जो कंटेंट होगा वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कोर्सेज को तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मॉक टेस्ट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए भी भाई ये आपका मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस जो जनवरी में हमारा एग्जाम होगा उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे हर एक यूनिट का, और जो टेस्ट सीरीज है वो उसमें साथ में इंक्लूड रहेगी। या करंट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। लाइव क्लासेस भी होती हैं तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सो दैट कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनकी तैयारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सो दीज वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू दोज हू आर वॉचिंग दिस वीडियो। दे कैन आल्सो प्रिपेयर प्रॉपरली। एंड पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे क्लासेस से। सो आप लोग इस वीडियो को देखिए एंड आई होप यू विल गेट द सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे यूनिट 5 की PYQ डिस्कशन होंगे आज। आप लोगों ने जो आंसर किया अभी आया हुआ है, फाइनल आंसर किया, उसको चेक किया कितना स्कोर हो रहा है? सर अब रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड हो सकती है क्या फिर से? नहीं, वो तो नहीं होगा दोबारा डाउनलोड। आई थिंक हट गया होगा वहाँ से। आपने डाउनलोड किया नहीं होता पहले? नो सर। तो डाउनलोड नहीं किया तो कैसे चेक किया होगा आपने कितना हो रहा है स्कोर? सर पहले ऑनलाइन ही चेक कर लिया था। डाउनलोड करके रखना चाहिए ना आपका पेपर है, कितना स्कोर हो रहा है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। एनालिसिस कैसे करेंगे फिर हम लोग? हाँ जी, और कोई बताएगा? और बाकी लोगों ने चेक किया? यस सर, 170 हो रहा है दीदी का। ओके। और एनीवन? सृष्टि, आप कुछ बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है आपका। सॉरी सर, वो गलती से अनम्यूटेड था। सो ओके सॉरी। ओके ओके। नॉट गिवन पेपर। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना भी स्कोर हो रहा है अभी आ जाएगा रिजल्ट आई थिंक अभी नेक्स्ट वीक तक। तो चेक कर लेना, उसके बाद फिर दिसंबर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। देन दिसंबर में एग्जाम होगा, हो सकता है दिसंबर लास्ट में होगा। लेट्स सी। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या लिखा है। अरेंज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजरमेंट स्केल इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आरोही क्रम में। जो मेजरमेंट स्केल हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च के अंदर, 4 प्रकार के होते हैं।
पढ़िए क्या आंसर होगा। इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, मतलब लिखा वही है। जैसे कि यहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? नॉमिनल। ऑर्डर लिखा है मतलब होता है ऑर्डिनल। डिस्टेंस मतलब आपका इंटरवल। और ओरिजिन मतलब रेशियो। यही है ना। तो पहला हमारा जो यहाँ पर है वो है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि जो डेटा सेट हमारे पास होता है उसको हम ऑर्डर में नहीं लगा सकते, लेबल कर सकते हैं उसको। लेबल कर सकते हैं या नेम दे सकते हैं। ओके। कैटेगराइज करने के लिए, जैसे मेल फीमेल। ठीक है। या मान ली कलर है, रेड है, ग्रीन है या येलो है। तो इसको आप ऑर्डर में नहीं लगा पाएंगे, आगे कौन होगा पीछे कौन होगा नहीं पता, लेकिन हाँ आप लेबल कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। दैट इज अ नॉमिनल मेजरमेंट स्केल। सेकंड वाला होता है आपका ऑर्डिनल, जो कि यहाँ लिखा है इन्होंने ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा है आपका वो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में भी होगा, बट उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो पता नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रैंकिंग जो होती है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इसको आप ऑर्डर में तो देख रहे होंगे ये ऑर्डर में है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस आपको नहीं पता। फॉर इसका मान लीजिए 90% आया है इस बच्चे का स्कोर, इसका 92 आया, 89 आया होगा मान के चलिए, हो सकता है थर्ड का 78 आया हो। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन ये डेटा सेट आपका ऑर्डर में है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप उसको रैंकिंग कर सकते हैं लेकिन ऑर्डर में नहीं लगा सकते। ओके। तीसरा होता है इंटरवल। यहाँ इन्होंने लिख दिया उसको डिस्टेंस। इंटरवल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका इंटरवल जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो पता नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मीनिंगफुल होगा। जो आपका इंटरवल होगा वो मीनिंगफुल होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए, क्लास इंटरवल। हाँ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो आपका जो बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो आपको दिख रहा है, विजिबल है, प्रॉपर डिफरेंस क्लियर है आपको। फोर्थ होता है रेशियो स्केल। अच्छा, इसमें जो डिस्टेंस आपका इंटरवल स्केल है या मेजरमेंट स्केल है, इसमें एक और इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो आपका रेशियो स्केल होता है उसमें 0 पॉइंट मीनिंगफुल होता है, लेकिन इसमें 0 पॉइंट नहीं होता है। 0 पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं वो मीनिंगफुल नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, क्लीन हो गया है तो यार। अच्छा यहाँ पर है हाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट वेट हो गया आपका। क्या हो रहा है, वजन हो गया आपका, है ना। ये आपका एक हाइट है, जैसे हाइट है। तो ये जो 0 पॉइंट होगा वो मीनिंगफुल होगा, लेकिन आपका इसमें नहीं होता है, जैसे इंटरवल स्केल के अंदर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर का मैंने एग्जांपल दिया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? ये आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर 0 है। ओके, दिस इज जस्ट सिंपल रेफरेंस फॉर द वाटर। इस पे जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वाटर का वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपका जो 0 पॉइंट है ये यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं होता है, लेकिन आपका रेशियो इसके अंदर मीनिंगफुल होता है। मतलब 0 पॉइंट एग्जिस्ट करता है, वजन है, हाइट है, या ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपका रेशियो स्केल में आ सकता है। ओके। बाकी की प्रॉपर्टीज के अंदर रहती है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, और ये प्रॉपर्टी भी इसमें ऐड हो जाती है, दैट इज अ 0 पॉइंट, दैट इज मीनिंगफुल। क्लियर है चारों? बोलिए।
हाँ, ये आपका पेपर वन में भी आता है ना? पेपर वन में भी आपका रिसर्च वाले पार्ट यूनिट 5 में ये एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द सर फ्रीक्वेंसी। ओरिजिन कैसे हुआ? सो सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं वो रेशियो कैसे हुआ, लाइक एब्सोल्यूट जीरो, वो एक बार बस समझा दीजिए। ओरिजिन मतलब होता है यहाँ पर वो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो 0 पॉइंट है ना, ठीक है, ओके। दैट इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब यहाँ पर जैसे कि आपका हाइट है, वेट है, तो आपका 0 पॉइंट हो सकता है। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया था टेम्परेचर वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है। ये केवल एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि इस 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द वाटर। ठीक है। तो ये जीरो का मतलब जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ जीरो का मतलब जीरो होता है, इसलिए वो ओरिजिन लिखा है, ओरिजिनल। ठीक है। रेशियो, क्योंकि यहाँ 0 पॉइंट दैट इज वेरी वेरी मीनिंगफुल। वेट है, हाइट है, ये आपका 0 पॉइंट हो सकता है, इसका मीनिंग है। लेकिन इसके अंदर उसका मीनिंग नहीं होता, क्योंकि वो जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, वो पॉइंट नहीं होता है, वो रेफरेंस पॉइंट हो सकता है एक। इसलिए रेशियो को यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स मतलब कैसे? नंबर्स तो हो ही सकते हैं ना, वो बस एक 0 पॉइंट के अलावा तो वैल्यू हो सकती है। देखिए डेटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, डेटा दैट कुड बी नंबर और कुछ भी। हम जब स्टडी करते हैं तो जो डेटा आपके पास रहता है उसी को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से अलग अलग मेजरमेंट स्केल में देख सकते हैं या समझ सकते हैं डेटा किस टाइप का है, कैसे कैटेगराइज करना है उसको। सर अगर किसी भी रिलेशनशिप को स्केल में मेजर करना है तो देखो, जो हाईएस्ट आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है वो रेशियो स्केल का होता है, उससे आप कर सकते हैं। और रिलेशनशिप को कैसे, मतलब किस चीज में? अच्छा, मेजर करने के लिए तो आप मेजरमेंट के लिए अलग टूल होता है। अब जो मेजर करते हैं, जैसे आपने लिकर्ट स्केल है, अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा है तो उसकी लिकर्ट स्केल करते हैं अलग अलग तरीके से। फैमिली रिलेशनशिप के लिए तो आपका क्वालिटेटिव स्टडी होगा ना, क्वालिटेटिव स्टडी में आप लिकर्ट स्केल यूज कर सकते हैं या और भी कई प्रकार के स्केल यूज कर सकते हैं फैमिली डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। उस पर आप डिफरेंट पॉइंट दे दीजिए, उसके बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हैं, है ना, फैमिली डायनेमिक्स को। फैमिली रिलेशन के लिए अलग थ्योरी भी है जो हम लोग यूनिट 10 में पढ़ेंगे। फैमिली की फ्लेक्सिबिलिटी फंक्शन कैसे चेक करना होता है, फैमिली फंक्शनिंग की कुछ थ्योरी है ना, उसके कुछ बोल सकते हैं इंडिकेटर होते हैं। उन इंडिकेटर को यूज करके हम फैमिली डायनेमिक्स को या फैमिली रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, सोशियोग्राम भी होता है, सोशियोग्राम से भी कर सकते हैं। मतलब फैमिली के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, कुछ इंडिकेट देखिए। इस प्रकार का जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव सॉरी, उसमें हम जनरली इंडिकेटर यूज करते हैं। और वो जो इंडिकेटर हमको डेवलप करना पड़ता है, या तो कोई स्टैंडर्ड इंडिकेटर ले सकते हैं जिससे हम फैमिली डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपका, कम्युनिकेशन है, ये कुछ इंडिकेटर हैं, है ना, कितनी रिजिडिटी है, कितना कम्युनिकेशन रहता है आपस में। तो बहुत प्रकार के इंडिकेटर हो सकते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। सोशियोग्राम भी सही है, उससे भी हम देखते हैं रिलेशनशिप को। आगे एक क्वेश्चन होगा सोशियोग्राम पर। हिस्टोग्राम दिया है यहाँ पर, पाई चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट और स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। क्या आंसर होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड द हिस्टोग्राम? देखिए दोनों ही हमारा जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, डेटा को हम प्रेजेंट कर पाते हैं, डिस्प्ले कर पाते हैं। सर
यस, बोलिए। हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली आपका जो मेन डिफरेंस अगर हम देखें दोनों के अंदर, दोनों को आप एक मिनट एग्जांपल देकर के मैं आप समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्लास क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, 400 स्टूडेंट हैं, उनकी यहाँ पर डिफरेंट हाइट दी गई है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 74 हो गया है, कुछ भी मान के चलिए, ऐसे ही कुछ हो गया। इसको अगर ग्राफ पर बनाएंगे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम दिखाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं दोनों से, आपका हिस्टोग्राम से भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। ये आपका हो गया इस तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल 400 है तो आप कुछ भी डाल लीजिए, 20, 40, 60, 80, 100, 400। यहाँ आपका हो गया डेटा, मतलब हाइट जो यहाँ दिया हुआ है, 140, 1 सेकेंड, 135, 140, 160, 170। ठीक है, आप यहाँ पर आप जो हिस्टोग्राम बनाएंगे इस प्रकार से, उतना फेयर नहीं बन रहा है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से कुछ भी बन सकता है। ये मालूम हो गया। अभी आपका 140 150 के बीच का 145 यहाँ पर कहीं होगा, मान लीजिए पॉइंट है। यहाँ पर आपका 160 60 का ये वाला पॉइंट हो गया, इस प्रकार से पॉइंट हो गया। तो ये तो आपका हिस्टोग्राम हो गया। पॉलीगन के लिए आपको क्या करना है, इसके जो मिडिल पॉइंट है इसको हाइस्ट पॉइंट को जोड़ देना है। ठीक है, ये आपका पॉलीगन बन गया। तो आप हिस्टोग्राम को हटा सकते हैं सिंपल। ये भी आपका, ये जो हाइस्ट पॉइंट होते हैं इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके, ये आपका पॉलीगन हो जाएगा। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर आपने इस प्रकार से बार बनाए हुए हैं, ये आपके हिस्टोग्राम का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है, ये जो ग्राफ से, बोलिए। तो बेसिकली जो भी हमारे पास डेटा होता है उस पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए हम ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार के माध्यम से या सिंपल लाइन के माध्यम से, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको दिखा करके। ठीक है, तो ग्राफ में आप देख रहे होंगे जो मिड पॉइंट रहेगा, जैसे कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इनको आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार भाई हिस्टोग्राम भी ले सकते हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ले सकते हैं। बोथ आर क्वालिटेटिव। देखिए, यहाँ पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर आपको डेटा को प्रेजेंट करना है तो आपको किसी भी रूप में कर सकते हैं, वो तो कहीं पर भी यूज हो सकता है ना डेटा। ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज हो सकता है, क्वालिटेटिव में से यूज हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा है आपका। ये तो आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे पिक्चर होती है ना, पिक्चर से कोई डेटा सेट आपके पास है, वो डेटा सेट से आप ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ उस डेटा को दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं कि जो कि सिमिलर है तो यही है। बढ़िया है। हाँ, यहाँ पर कुछ टाइप के क्वेश्चन रिसर्च में जनरली होते हैं, और इनका विशेषता यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पेयर करना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जब आप स्टडी के लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे या शेड्यूल तैयार करेंगे तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन आपके क्लोज एंडेड होते हैं, कुछ ओपन एंडेड होते हैं, सो दैट कि आप विभिन्न लोगों के ओपिनियन या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। कुछ क्लोज एंडेड होते हैं सो दैट कि आप कम टाइम में ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर लो। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सिंपल डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको लेना है, या जो लिकर्ट स्केल पे हम लोग क्वेश्चन पुट कर देते हैं जहाँ पर एस या नो होता है, या पर
1 2 3 है तो आपको उसमें टिक करना है। तो ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जैसे कि एज ए रेस्पोंडेंट आपको इसको यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा कुछ, आपको सिंपल टिक करना है, वो आपका क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है कि क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें आपका ओपिनियन पूछ लेते हैं, आपका क्या इसके बारे में क्या ओपिनियन है ना, आपका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन। वहाँ पर आप बता सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं, 1 2 लाइन रहता है खाली। अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐड देखा होगा या शेड्यूल देखा होगा तो उसमें क्लोज ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर स्पेस रहता है, दिया रहता है खाली लिखने के लिए। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है क्लोज एंडेड ओपन एंडेड में। तो क्लोज एंडेड क्या होगा आपका, प्रोवाइड रेडीमेड कैटेगरी फॉर द आंसर, बिल्कुल सही लिखा है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है कि जेंडर, तो मेल फीमेल आपको टिक करना है। आपकी लिखा है कि इनकम, द इनकम ऑफ रेस्पोंडेंट, आपने बनाया क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है आपने, उसमें आपने पॉइंट डाल दिया कि 1000 टू 2000, 2000 टू 3000 और 3000 5000, 3 पॉइंट दे दिए। तो जिसकी इस रेंज में होगी उस पर टिक कर देगा, है ना, उसको लिखना नहीं पड़ेगा। ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट यस या नो में आप लिख सकते हैं। सो प्रोवाइड रेडीमेड कैटेगरी ऑफ आंसर, ये आपका पेयर हो जाएगा पहला थर्ड के साथ। दूसरा डबल बैरल क्वेश्चन, डबल बैरल का मतलब क्या होता है, मतलब क्वेश्चन तो एक ही होगा लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर दो इश्यू हो सकते हैं, दो क्वेश्चन हो सकते हैं या बोल सकते हैं, है ना, डिफरेंट। अब ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कि अपोजिट हो। सो जो रेस्पोंडेंट होगा, आपने जैसे मान लीजिए जैसे स्ट्रक्चर आपने क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन में इस प्रकार से बनाया, उसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं और आपने किसी से पूछा, तो जो रेस्पोंडेंट होगा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए आप इस स्मार्ट सिटी पर स्टडी कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे इस सिटी के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, क्या वो इम्प्रूव हुआ है, एंड क्या ट्रैफिक कंजेशन कम हुआ है। ये क्या है, क्वेश्चन एक ही है, आपने डायरेक्ट पूछ लिया व्हाट यू थिंक अबाउट द सिटी हैज इम्प्रूव्ड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन। ये क्या है, डबल बैरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक था लेकिन आप उसमें दो इश्यू डाल दिए। एक तो आप पूछ लिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, दूसरा पूछ लिया ट्रैफिक कंजेशन के बारे में। हो सकता है रेस्पोंडेंट जो है एक के बारे में ज्यादा अवेयर हो या उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ना हो कि दोनों का आंसर दे पाए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, आंसर एक्यूरेटली नहीं दे पाएगा। दैट इज अ डबल बैरल क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। या फिर मान लीजिए एक क्वेश्चन पे वो एक पॉइंट पे एग्री कर सकता है, दूसरे पे एग्री नहीं कर सकता, उसको पता होगा कि सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंप्रूव हुई है और मे बी ही और सी डोंट नो अबाउट द ट्रैफिक कंजेशन, तो उसके बारे में उसको नहीं पता है। तो ये क्या है, आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाया, मतलब आंसर सही से एक्यूरेटली वो नहीं दे सका। दैट इज अ डबल बैड। नेक्स्ट, लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सर एग्जाम्पल ऑफ डबल बैरल क्वेश्चन। हाँ देखिए, डबल बैरल का मतलब मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल you are doing study on the city. Okay, now you want some opinion about the people, about the transport, public transport facility. So you just ask like, how do you think the city have improved the public transport and the that reduce the traffic congestion. Okay, so this simple question, you have only one question, like you just want to the opinion of the people about the public transport and traffic congestion. So this is simple one question, lekin but you have two different issue within the question. So maybe the person that is responding on the question, he will respond on the one part, or maybe he or she is not able to respond on the second part. That means that is very difficult to have the accurate answer. This is the double barrel question. That means you have two issues or two questions within the question. So maybe sometimes very confusing to the respondent that he or she not able to respond properly. Clear? Sir, clear, sir. Okay. Next, leading question. What is leading question? लीडिंग क्वेश्चन का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने जब क्वेश्चन आयर बनाया था अपना फील्ड वर्क के लिए, तो आई जस्ट सेंड दिस क्वेश्चन आयर टू माय पीएचडी सुपरवाइजर। तो उन्होंने देखा उसमें कि उन्होंने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लीडिंग क्वेश्चन है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो क्वेश्चन ठीक है।
बोले क्वेश्चन ठीक है, बट तुमने क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं कि आप जो रेस्पोंडेंट होंगे उनसे आप वही आंसर चाहते हैं जो आप आंसर अपने इसमें लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने उसमें कुछ लिखा हुआ था कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी के अंदर जो है मोबाइल एप्लीकेशन की जो लैंग्वेज है बाइलिंगुअल होनी चाहिए, या इसमें जो है इंटरफेस डिफिकल्ट होता है, दैट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने क्वेश्चन बनाए हुए थे जो ये लीडिंग क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो अपने हिसाब से कुछ बोल नहीं पा रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि द लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी, इट शुड बी अ बाइलिंगुअल। तो एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क मैंने मार्क कर दिया, तो उसके पास दो ही ऑप्शन, ज़्यादा कुछ है नहीं, वो टिक कर देगा यस या ऐसे करके लिखेगा। तो लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि जहाँ पर जो रेस्पोंडेंट का जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं हमने पहले ही इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया है कि उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि व्हाट डू यू थिंक द रिसाइकलिंग इज इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पर रेस्पोंडेंट क्या ही बोलेगा, वो कहेगा हाँ बिल्कुल रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है। अब वो सोच ही नहीं पाएगा ज़्यादा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया हुआ है कि वो उसको उसी के अनुसार आंसर दे रहा है। मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से फ्रेम है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है रेस्पोंडेंट को कि आपको आंसर उसी के अनुसार देना है। दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। ओके, आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है ये रेस्पोंडेंट, आप उस पर सोच नहीं सकते, या ज़्यादा आप सोचेंगे तो आंसर देंगे, बट जनरली लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है तो वो क्वेश्चन देख के आंसर देते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बना होता है कि आंसर आप ऐसे ही दे रहे होते हैं जो क्वेश्चन में मांग डिमांड होता है क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? लाइक आई हैव मेंशन दिस like example that what like do you think that the recycling is important? सो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? आप बोल पाओगे ऑलरेडी दिस इज द क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार का है कि उसमें आंसर छुपा हुआ है, या आंसर इस प्रकार से लिखा है कि वो आप एज ए रिसर्चर आप यही चाहते हैं कि लोग उस पर ये बोलें यस कर दें, सो दैट कि जो रिसाइकलिंग है वो इंपॉर्टेंट है। आप पहले से ये सोच के रखें, इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन बनाया हुआ है। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? सो दैट इज द लीडिंग क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है जैसे कि अ क्वेश्चन बाय कंटेंट स्ट्रक्चर और वर्डिंग हिंट्स एट द रेस्पोंडेंट आंसर। जो मैंने बताया कि क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसका जो स्ट्रक्चर इस प्रकार का बना है जो कि आंसर उसमें बता रहा है। ओके, रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट एवरीबडी नो, बट क्वेश्चन वो इसी प्रकार का बनाया गया है कि उसमें यही बोला जा रहा है कि रिसाइकलिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है ना? ये पहले उसमें हिंट दिया गया है। दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है एम्बिगुअस क्वेश्चन, मीन्स मतलब अनक्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार का है वो क्लियर नहीं, एक काइंड ऑफ वर्क क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन है जिसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, जो मीनिंग एंड वी कैन से इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। मतलब क्वेश्चन एक ही है, लेकिन अगर चार लोग उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो उसको अलग तरीके से समझ पाएंगे, है ना? तो वो आपका कहलाएगा वो क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूं कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफन है यहाँ पर? इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों के लिए मीनिंग हो सकता है कि वो बोलेंगे हफ्ते में 4 दिन, कोई बोलेगा सर मैं तो हफ्ते में क्या, मैं महीने में 4 दिन पढ़ता हूँ। तो जो ऑफन का मीनिंग है सबके लिए अलग अलग हो रहा है। ये कोई ऐसा वर्ड ऐड कर दिया सो दैट कि क्वेश्चन है वो एक वर्क क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग जैसे बोल सकता है, कोई बोलेंगे सर हम दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं, या हफ्ते में 4 दिन, या महीने में 4 दिन। तो ये जो आपका क्वेश्चन कहलाएगा दैट इज द एम्बिगस क्वेश्चन, बिकॉज मीनिंग ऑफ दिस ऑफन इज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। जैसे आपसे बोलूँ कि आप मूवी देखने कब कब जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू वॉच द मूवी, तो आप बोल सकते हैं कि वीकली या मंथली ईयरली। सबका मतलब ऑफन ही होगा, कभी कभी, है ना? ओके, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम पहले से फिक्स नहीं है, जो टाइम फ्रेम है वो क्लियर नहीं है इसमें, सो दैट यहाँ पर कोई भी कुछ भी आंसर दे सकता है अपने से, उसके हिसाब से वो बनाएगा जो आंसर उसको देना होगा।
ओके, क्योंकि कभी कभार का मतलब तो सबके लिए अलग अलग होता है ना। आपसे मैं बोलूँ कि आप मूवी कब देखने जाते हैं, तो बोले कभी कभार, तो कोई बोलेगा कि हफ्ते में 2 दिन, उसके लिए वही है। किसी के लिए महीने में 2 दिन, किसी के साल में 2 दिन, वो सब मतलब ऑफ ही नहीं होगा। तो ये आपका अम्बिगस क्वेश्चन होगा। क्लियर है, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है कंटेंट मोर देन वन मीनिंग विच कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली टू द डिफरेंट पर्सन। कंटेंट मोर देन वन मीनिंग मतलब इसका जो मीनिंग मैंने बताया था हाउ ऑफन, तो इसका मतलब जो है अलग अलग है मल्टीपल मीनिंग, मोर देन वन मीनिंग। या जैसे कुछ क्वेश्चन वैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बैंक लिखा है, तो बैंक का मतलब आपका किनारा भी होता है, एक आपका इंस्टीट्यूशन भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड जो होंगे सेंटेंस के अंदर जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं, वो आपका कहलाएंगे एम्बिगस क्वेश्चन। क्लियर, बोलिए, आया ना, बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट टी टेस्ट इज यूज व्हेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें जैसे टी टेस्ट है ना, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जी टेस्ट है। आगे हम लोग क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो उसमें सभी आ जाएंगे धीरे धीरे करके, का स्क्वायर टेस्ट, जी टेस्ट, टैप टेस्ट, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी बताइए इसमें क्या आंसर होगा। व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल, यह यूजुअली 30 से कम रहती है, और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो अननोन होता है। पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट, मतलब पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या है, अननोन है। ओके, और सैंपल साइज जो है आपकी लेस देन 30, तो वहाँ पर हम लोग टी टेस्ट यूज कर लेते हैं। टी टेस्ट कहाँ यूज करते हैं हम लोग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं हम ना, तो उसमें हम लोग टी टेस्ट वगैरह है, कोई भी टेस्ट होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है, कितनी पॉपुलेशन दी है, उसके अनुसार हम लोग टेस्ट यूज करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसका मैंने एक पूरा, आप वीडियो देखेंगे, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो यूनिट 5 में आप जाएंगे, तो उसमें मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जितने भी स्टेप्स हैं, क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे आपको नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना है, ओके, उसके बाद कैसे आपको वैल्यू को पुट करना है, देन उसकी टेस्टिंग कैसे करनी होती है, जो आपकी टेबल होती है टी टेस्ट की या टेस्ट की क्या स्क्वायर टेस्ट की, उसको कैसे चेक करना होता है, डीएफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। उसके बाद फिर डेटा को प्लॉट कैसे करना होता है ना। वन टेल टेस्ट है। सर इसका हाँ डिटेल जी। आता है क्या एग्जाम में? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं आता है, ये बस मैंने बना दिया था कि जो लोग फर्दर आगे आप अगर मान लीजिए पीएचडी का इंटरव्यू देंगे तो वो वहाँ पूछ सकते हैं। हमारे एग्जाम में ऐसा कुछ ओके। नहीं आता है, एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे। लेकिन हाँ, मैंने इसलिए बना दिया सो दैट कि अगर आप वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके जो आप जो रटते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी चीजें रटते हैं इस यूनिट में, जैसे आप ये देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, टाइप एरर क्या है, टाइप टू एरर क्या है, टू टेल टेस्ट क्या होता है, वन टेल टेस्ट क्या होता है, सीवी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम जनरली रट लेते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, मैंने क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्लेन किया है सो दैट कि आपको समझ में आएगा कि बेसिकली कैसे टेस्टिंग की जाती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती, कैसे कैसे उसको रिजेक्ट करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो पूरा प्रोसेस मैंने वो क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। तो आप लोग उसको देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट उसमें टिल्ट वगैरह भी है आपका, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो आपको हाइपोथेसिस में कैसे काम करता है, कैसे रिजेक्ट करना होता है, कैसे क्रिटिकल वैल्यू निकालने होते हैं, पूरा मैंने प्रोसेस समझाया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। अभी इसको देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला।
सैंपल साइज जहाँ है 30 से कम है और पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन, जहाँ पर नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पर कितने प्रकार का होता है टी टेस्ट? टी टेस्ट बेसिकली है क्या, अगर आप मैं पूछूं व्हाट इज टी टेस्ट? जैसे कि मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से आपने कुछ सैंपल ले लिए, स्मॉल लाइन, ये 1,000 लोग थे यहाँ पर, आपने इसमें से 100 लोग ले लिए। ओके, इन सैंपल का आप जो मीन निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, तो वो कहलाता है आपका वन सैंपल डी टेस्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया होगा कि भाई एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, उसमें IQ लेवल दिया रहता है, उसमें फॉर एग्जांपल दिया होगा, उसमें बोला कि उन्होंने 10 स्टूडेंट निकाले हैं और उसका डिफरेंट IQ लेवल है। तो ऐसे करके क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसमें आपको अगर चेक करना होता है तो आप वो क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करेंगे जो मैंने वीडियो में डाला हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बेसिकली ये लोग टेस्ट यूज कर रहे होते हैं, कैसे टेस्ट का यूज करना है, कहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज होगा। ओके, अभी तो उतना डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, उसमें कम से कम 15-20 मिनट लगेगा। तो वीडियो अगर देख लेना, अगर ना समझ में आए तो हम लोग वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वन सैंपल डी टेस्ट, कि जहां पर पूरी पॉपुलेशन में से आपने कुछ सैंपल निकाले, उसका मीन निकाला, फिर आपने चेक किया, कंपेयर सर किया। वीडियो कहाँ है सर? सॉरी। सर वीडियो इसका सर मिल नहीं पाया था, खोज रहे थे तो। ठीक है, मैं उसका स्नैपशॉट आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, वो उसी में है। आपका कौन सा माध्यम है, हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश है सर। वो जो डाउनलोड किए थे ना, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उसमें स्टडी मटेरियल में गए तो उसमें मतलब सिर्फ यूनिट 4 ही दिख रहा था और बाकी PYQs दिख रहे थे। 1 सेकेंड, जिसको कंटेंट नहीं दिख रहा है, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए। यस यहाँ प्लीज हो पर रहा है। यहाँ पर दिख जो रहा है। यूनिट 5 दिख रहा है, ये यूनिट 5 FC D24, ये वाला। यस सर दिख रहा है, पर मेरा खुल नहीं रहा था वो जो 1 सेकेंड, तो ये तो आपका यूनिट 5 का पूरा इसका पीडीएफ। इसमें बहुत कम। अभी सुन लीजिए, फिर आप मुझे पूछ लेना। यहाँ पर यूनिट 5 का पूरे चैप्टर का PDF है, पूरा कंटेंट जो रहेगा, ये आपके लेक्चर हैं। ठीक है, तो 6-7 लेक्चर जो भी है, अगर इसके अंदर वो वीडियो नहीं है तो हम लोग जो है उसको मैं अपलोड कर दूंगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये तो आई थिंक आपका बेसिक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट इसके अंदर होना चाहिए। फॉरवर्ड कैसे होता है? हम्म, देखो ये जो मैंने समझाया हुआ है, इसमें ओके। ये है, तो इसमें क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालना है, ग्राफ बना करके मैं बता रहा हूँ इसमें। और भी होगा, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने, इसको देखिए आप। क्या लिखा है? एवरेज IQ ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन 100 एंड रिसर्चर बिलीव दैट एवरेज IQ ऑफ अडल्ट इज लोअर। लोअर का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? लोअर है, इसका मतलब हमको पता है कि ये यहाँ पर वन टेल टेस्ट यूज होने वाला है, क्योंकि पहले इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग ऑफ 5 अडल्ट स्टैटिस्ट, उन्होंने क्या किया कि उसमें से कुछ जो सैंपल निकाले थे उसमें से चेक किया, IQ लेवल इतना है डिफरेंट, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि इज देयर एनी एनफ एविडेंस टू सजेस्ट एवरेज IQ इज लोअर, तो आपको चेक करना है, तो इसके लिए आपको ये सभी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, पूरा यहाँ पर मैंने, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर? बोलिए। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रहा है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सो नाउ यू कैन सी हियर दी नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने क्रिटिकल वैल्यू निकाली है, यहाँ पर टी टेस्ट लगाया हुआ है, टी टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पुट किया है मैंने, उसको वैल्यू पुट करके यहाँ पर CB की वैल्यू डाली हुई है, यहाँ पर टी टेस्ट की वैल्यू है, उसके बाद चेक किया कि यहाँ पर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। ये लोग आप लोग वीडियो देख लेना। मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा वीडियो देखना, टाइम लगेगा, 15-20 मिनट का क्वेश्चन होगा, तो आप देख लेना। अगर डाउट रहेगा तो मैं बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं क्लास में डिस्कस करता कि, लेकिन हाँ जिनको पढ़ना है, डिटेल में समझना है, वो लोग समझ सकते हैं।
और भी क्वेश्चन कराए होंगे मैंने इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन और है इसके अंदर। वो उसमें वन टेल टेस्ट यूज किया होगा या टू टेल टेस्ट समझने के लिए, या पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक दोनों दिए हुए हैं। ये मैंने दोनों टू टू सैम्पल टी टेस्ट दिखाया है यहाँ पर। आगे भी क्वेश्चन एक दो होंगे। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने जी टेस्ट यूज किया होगा शायद। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका स्क्वायर टेस्ट का एक क्वेश्चन होगा इसमें, जो एक डाइस फेंका जाता है तो उसको चेक करना है कि डाइस जो है करेक्ट सही है खराब है, उसको लेकर के क्वेश्चन है। तो इससे आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, बाकी के एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है सब। ठीक है, चलिए बैक टू क्वेश्चन। पहला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो ये आपका टी टेस्ट हो गया। इसी प्रकार से जी टेस्ट होता है। जी टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जब हम सैंपल साइज हमारी 30 से ज़्यादा होती है, लार्ज साइज होती है सैंपल की, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एसडी पॉपुलेशन का, वो नॉन होता है, दिया रहता है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चीज़ है, वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। सोशल रिसर्च इज इन्फ्लुएंस बाई, सामाजिक अनुसंधान प्रभावित हो सकता है, होता है किस किस से। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 5 यहाँ पर फैक्टर दिए हैं: वैल्यू, थ्योरी, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, एपिस्टेमोलॉजी एंड ओंटोलॉजी। तो वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी रिसर्चर है, वो अगर स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसका जो पर्सनल बिलीफ है, उसका जो कल्चरल बिलीफ है, सोशल बिलीफ है, या जो उसके एथिकल स्टैंडर्ड है, जो उसकी मोरालिटी है, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सभी सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जो कि बहुत ही मॉरल स्टैंडर्ड और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो जब वो स्टडी करने जाएगा फील्ड में, तो हर एक चीज़ों को वो सही तरीके से फॉलो करेगा, जो भी है डेटा कलेक्शन के दौरान। क्योंकि तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्टडी है वो इन्फ्लुएंस किससे हो रही है, उसके वैल्यू सिस्टम से, जो उसने कुछ एक्वायर किया है थ्रू द नॉलेज, थ्रू द स्टडी, और कुछ उसका स्वभाव से होता है। तो उसके जो भी मोरल स्टैंडर्ड होंगे, जो इथिकल, सोशल, या जो उसके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड होंगे, उनको फॉलो करेगा, वो आपका वैल्यू सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो जो कि इन्फ्लुएंस करता है या कर सकता है हमारी रिसर्च को, क्योंकि ये सोशल रिसर्च है, मतलब सोसाइटल बेस्ड रिसर्च। क्लियर है। दूसरा थ्योरी। थ्योरी तो हम लोग पढ़ते ही हैं, जितनी बहुत सारी हम लोग अप्रोच पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी का यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं स्टडी कर रहा हूँ स्मार्ट सिटी पे, तो मैं थ्योरी यूज़ कर रहा हूँ, एंटी थ्योरी है, स्कॉट थ्योरी है। अगर आप पॉवर्टी भी स्टडी करेंगे तो आप कोई मान लीजिए कन्फ्लिक्ट थ्योरी यूज़ कर सकते हैं पावर डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, या और भी मल्टीपल थ्योरी होती है। फंक्शनल थ्योरी यूज़ कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए सोसाइटी के अंदर मल्टीपल जो सब सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो हम लोग मल्टीपल थ्योरी यूज करते हैं सो दैट कि उस फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकें जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, थ्योरी तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, कि भैया पैसा कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, लॉजिस्टिक क्या क्या चाहिए, कितना टाइम लगेगा। ये सभी हमारी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होती हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। मान लीजिए आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर स्टडी करना फिजिबल नहीं है, बहुत दूर है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है और जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये आएगा हमारा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, बताइए। दो टर्म है आपके, ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। सर एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज के बेसिस पे हो सकता है सर। नॉलेज के मतलब नॉलेज की स्टडी करना। सर एपिस्टेमोलॉजी तो नॉलेज की स्टडी होता है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि एपिस्टेमोलॉजी में जो रिसर्चर इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, वो नॉलेज के बेसिस पे हो सकता। ठीक है, और कोई।
बोलिए। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज का बेसिस स्टडी करता है कि नॉलेज है कहाँ से, उसका ओरिजिन। बिल्कुल। कि बेसिकली जो नॉलेज है उसका स्टडी करना, कि वो चीज़ कहाँ से आई है, वो चीज़ का आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो कैसे डेवलप हुआ है, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना एपिस्टेमोलॉजी में आता है। तो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है कि आपका जो कि ऑब्जेक्टिव, या जैसे आप स्टडी करते हैं, आप मेजर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्रू दी ऑब्जेक्टिविटी, थ्रू दी मेजरमेंट फैक्ट्स, तो वो कहलाता है हमारा पॉजिटिविस्टिक आपका एपिस्टेमोलॉजी। वन सेकेंड। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये आज तो बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, तो ये क्या है, ये हमको पता है, लेकिन कैसे आपको एक्वायर किया? दो प्रकार से एक्वायर कर सकते हैं। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कि आप जैसे कि आईएमडी का जो फोरकास्टिंग होता है वो साइंटिफिक बेस्ड होता है, या कुछ लोग इसको वैसे ही बता पाते हैं, तो उनका अपना नॉलेज होता है, अपना अनुभव होता है। तो उसको जानना, द स्टडी ऑफ नॉलेज, कि हम इस चीज़ पे कैसे पहुंचे, उसको कैसे हमने जाना, कैसे समझा। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो आपका नॉलेज है कैसे एक्वायर हुआ, किस प्रकार से, उसको जानना आपका एपिस्टेमोलॉजी में आता है। तो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है आपका पॉजिटिविस्टिक एपिस्टेमोलॉजी। इसका मतलब होता है दैट नॉलेज गेन थ्रू दी मेजरमेंट, थ्रू दी एक्सपेरिमेंट और थ्रू दी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। उसके बेसिस पे एक आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन की कैसे आपने एक्वायर की है। जैसे सर्वे करना या एक्सपेरिमेंट करना, ये हो गया आपका पॉजिटिविस्टिक। दूसरा होता है आपका कंस्ट्रक्टिविस्टिक एपिस्टेमोलॉजी, कि जो हमारा खुद का, जो हमारा, या बोल सकते हैं दूसरों का जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, या उनका अंडरस्टैंडिंग होता है, या लोग उसका मतलब होता है, उससे हम देख पाते हैं। जैसे आपने कोई एथनोग्राफिक स्टडी किया, या आप लोगों ने, आपने किसी का इंटरव्यू लिया, उसके बेसिस पे आपने किसी फिनोमेना को जाना, समझा। ओके, तो वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो आपका एपिस्टेमोलॉजी में आएगा, वो कहलाएगा आपका कंस्ट्रक्टिविस्टिक एपिस्टेमोलॉजी। दो प्रकार से आप नॉलेज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि नॉलेज कैसे एक्वायर हो रहा है, उसको कैसे हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर? हम्म। बोलिए। नेक्स्ट है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस और बीइंग। ओके। बीइंग का मतलब जैसे कोई भी मान लीजिए सोशल रियलिटी है, कुछ भी है, उसका नेचर है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको जानना, कैसे हम उसको समझेंगे, ट्रूथ। हाँ बिल्कुल। कि किसी भी चीज़ के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसकी रियलिटी को हम कैसे समझ पाए, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ कैन एनी इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड द नेचर और द रियलिटी और एनी सोशल फिनोमेना और एनी सोशल रियलिटी, उसको जानना, उसको पढ़ना, उसको समझना, तब कहलाता है ऑन्टोलॉजी। तो आप देख लीजिए क्या होगा। सभी के सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या करते हैं सोशल रिसर्च को। यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर डी। डी होगा ना? क्लियर? सर, पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑन्टोलॉजी के अंदर आएगा या एपिस्टेमोलॉजी के अंदर? पोस्ट पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पोस्ट आपका एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आ सकता है, क्योंकि वो, इसमें एक मैंने बताया पॉजिटिविस्टिक एपिस्टेमोलॉजी। तो उसको देखो दोनों प्रकार से देख सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है कि दोनों रियलिटी होती है, एक तो आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है। तो आप दोनों से एक्वायर कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव रियलिटी जो होगी वो आपका कंस्ट्रक्टिव एपिस्टेमोलॉजी में आ जाएगा, और दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो आपकी एपिस्टेमोलॉजी में आ जाएगी, जो पॉजिटिविस्टिक है। ठीक है, तो ओंटोलॉजी में नहीं आएगा आई थिंक। ओके। ओके। क्योंकि ओंटोलॉजी में हम ये देख रहे होते हैं कि जो जिस प्रकार कोई रियलिटी है, तो किस प्रकार की रियलिटी है, उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे कैसे, उसको हम जनरली ओंटोलॉजी में लेते हैं। नेचर को समझने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ के, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको जानना। ठीक है। तो यहाँ पर जितने फैक्टर दिए हैं ना, सभी के सभी कहीं ना कहीं हमारी स्टडी को, हमारे रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है। तो पहला नहीं होगा, डी होगा।
क्लियर है सभी को पांचों? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। पहले क्या लिखा है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं इन दी प्रोसीजर यूज फॉर द सेलेक्टिंग अ सिस्टमैटिक सैंपल इन दी असेंडिंग ऑर्डर। आपको आरोही क्रम में लगाना है। जब भी हम सिस्टमैटिक सैंपल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो बताइए। आप लोग यूनिट 5 में जितने वीडियो बने हैं कोशिश करना कि उनको आप देख लो, क्योंकि बाकी यूनिट में तो आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, याद कर लेना, उसमें इतना डिफिकल्टी नहीं होती। यूनिट 5 में क्या है कि आप रटोगे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि फर्दर आपको पीएचडी करना है या कुछ भी करेंगे तो पूरा रिसर्च अगर आप समझ पाते हैं बेहतर तरीके से तो वो एक बार वीडियो देखना, उसमें जहाँ जहाँ क्वेश्चंस वगैरह कराए हैं, न्यूमेरिकल हैं, उनको एक बार देख लेना। सर पेपर 1 में भी जो रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट है वो इससे बहुत सिमिलर है क्या? हाँ, पेपर 1 पेपर 2 में जो रिसर्च मैथोलॉजी वाला पार्ट है वो सिमिलर ही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रिसर्च तो सेम ही रहेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है। तो यूनिट 5 आई थिंक होगा उसमें आपका, मुझे इतना याद नहीं है, शायद काफ़ी टाइम हो गया। यूनिट 5 जो है यूनिट कौन सा है, रिसर्च वाला कौन सा यूनिट है? सर यूनिट 4 है शायद। ओके, जो भी होगा, मतलब मुझे तभी याद नहीं फिलहाल। तो उसमें जो रिसर्च वाला पार्ट है वो पेपर 2 में तो थोड़ा डिटेल में रहता है, पेपर 1 में उतना डिटेल में नहीं होगा शायद, या कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन वो सभी के सभी टॉपिक हैं रिसर्च की। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, कौन है? वो सभी रिसर्च मैथोलॉजी के टॉपिक हैं, आरएम के होते हैं। आरएम हम लोग मास्टर्स में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते हैं। पीएचडी में एंट्रेंस देंगे तो आरएम का अलग से क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो एग्जाम के अंदर भी आता है। वो जब आप इंटरव्यू देते हो वहाँ पर आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिसर्च मैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी यूनिट है फर्दर अभी तो मुझे इतना याद नहीं होगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह उसमें भी है आपका। टाइप बनेगा, टाइप टू रिव्यू उसमें भी आता होगा शायद। ये सब चीज़ें वहाँ भी होंगी पेपर 1 में। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, आंसर क्या होगा इसका। देखो यहाँ पर एक पूरा एक प्रोसेस दी है, स्टेप्स दिए हैं मल्टीपल इन दी प्रोसीजर यूज फॉर द सेलेक्टिंग ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन दी असेंडिंग ऑर्डर। पहले लिखा है कि डिसाइड द सैंपल साइज, फिर लिखा है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द स्टडी पॉपुलेशन एंड इंटरवल एंड द same order element from the each subsequent interval and the using SRS select and the element from the first interval। इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पॉपुलेशन है, 100 लोग हैं, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें से आपने कुछ सैंपल ले लिए, 100 ले लिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये सैंपल हो गया, ये पॉपुलेशन हो गया टोटल, ठीक है। अब आपको इंटरवल निकालना है, क्योंकि एग्जाम इसमें क्वेश्चन में दिया इंटरवल के बारे में। तो इंटरवल निकालने के लिए सिंपल आप कैपिटल जो है ना डिवाइड बाई स्मॉल कर दीजिए, 1000 डिवाइड बाई 100 तो आ जाएगा 10। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरवल दिया है कि जो भी आप सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर, सिलेक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट इंटरवल या एनथ इंटरवल, जो भी, वो 10 में से आपको लेना है, कोई भी 10th इंडिविजुअल आप ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ लिखा है एसआरएस के बारे में। एसआरएस का मतलब होता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ लिखा है 10th इंटरवल 10 का है, मतलब 1 से लेकर 10 तक के बीच में आप कोई भी ले सकते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 होगा और एंड पॉइंट होगा 10 होगा। अब रैंडमली आप कोई भी चूज कर सकते हैं फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 5th या 6th ले लिया, 6th नंबर ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, हर एक 10 के डेटा सेट में आपको इसी प्रकार से सिलेक्ट करना है, मतलब 6 इंडिविजुअल को। तो आपके जब 1000 थे तो क्या होगा, 6 होगा, 16 होगा, क्योंकि 10 का इंटरवल है यहाँ पर भी 10 का इंटरवल 26 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। हर एक 10 के इंटरवल पे आपको एक नंबर चूज करना है जो कि फिक्स इंटरवल पे है, जो कि आपने 6 लिया है, 6 इंडिविजुअल आउट ऑफ 10, 6 इंडिविजुअल आउट ऑफ 10। 36 हो गया, 46 हो गया, 56 हो गया,
सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्स्थ इंडिविजुअल, जो कि मैंने 1 से लेकर 10 के बीच में एक इंडिविजुअल लिया था, और उसके बाद आपको लगातार 16, 26, 36 सो ऑन, इसी प्रकार से आपको कि जो भी 100 इंडिविजुअल आपने लिए हैं सैंपल के अंदर, उसी प्रकार से आपको चूज करना है। जैसा कि यहाँ लिखा है कि डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो इंटरवल की जो विड्थ थी के, जो मैंने कैपिटल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन किया था, तो 10 आया था। तो जो विड्थ है 10 है, मतलब आपको 10 में से ही चूज करना है एक कोई, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमैटिक बोल रहे हैं ना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करना है। नेक्स्ट लिखा है कि यूजिंग एसआरएस सेलेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट इंटरवल। जो इंटरवल आपने चूज किया है 10 का, उसमें से एक चूज कर लेना है। आप 6 चूज करेंगे या 7 चूज करेंगे तो फिर आपका 17 होगा, 27 होगा। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, समझ में आ गया। तो पहले क्या होगा, पहले हम कैपिटल एन चूज करेंगे, पॉपुलेशन। तो प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द स्टडी। 100 पॉपुलेशन में से, मतलब 100 सैंपल्स में से ये, सॉरी 100 पॉपुलेशन है, तो ये कैपिटल एन हो गया। तो पहले आएगा आपका 1 सेकेंड, ये आपका हो गया 1000। तो पहले बी आ गया, फिर आपने चूज किया एन। एन कितना था, 100, तो आपने ले लिया ए। देन इसके बाद क्या आएगा आपका, आपने के निकाला, जो आपका विड्थ था इंटरवल का, कैपिटल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन, तो आपका फिर सी आ गया। देन आपने क्या किया, ये यूजिंग एस आर एस, मतलब जो भी आपने सिंपल रैंडम सैंपल के माध्यम से, आरएस के माध्यम से जो रैंडमली चूज किया, 1 पॉइंट से 10 पॉइंट के बीच में, 10 वैल्यू आई थी ना, तो 1 से लेकर 10 के बीच में आपने रैंडमली सेलेक्ट किया, तो आपके आ गया ई। देन लास्ट में सिलेक्ट द सेम ऑर्डर। अगर छठवां चूज कर लिया तो 16वां आएगा, फिर 27वां, 26वां आएगा, फिर 36वां आएगा। तो सेम ऑर्डर को आपको सेलेक्ट करना फ्रॉम दी ईच सब्सिक्वेंट इंटरवल। सो आपका डी आ गया। समझ में आ रहा है? बोलिए। दोबारा रिपीट करना है या आगे बढ़े? सर समझ आ गया। ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा ओके, यहाँ पर एक हो गया। कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन। इस बार हमारे 6 क्वेश्चन आए हुए थे जून वाले में। ये जो क्वेश्चन पेपर है जून वाला है, ये री एग्जाम वाला नहीं है। री एग्जाम का आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें 6 क्वेश्चन आए हुए थे। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन इजी है अगर आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि पहले तो हम टोटल पॉपुलेशन लेते हैं, तो पहले से बी ही आएगा। बी अगर आ गया तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। अब चूज करना है सी ओ ए में, तो सी तो लिखा है यहाँ पर डिटरमाइन द विड्थ ऑफ इंटरवल, तो पहले हम सैंपल लेते हैं ना टोटल पॉपुलेशन में से, तो ऑफ कोर्स ये आप ऐसे हटा देंगे उसको, तो आंसर लगा लो। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इजी है। अगर आपको नहीं पता डिटेल में, तो भी आपको पता होता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि हमारी स्टडी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, करते हैं। स्पेशली सोसाइटल बेस्ड रिसर्च जो होती है, उसमें तो बाकी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो ये आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो क्या ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ठीक है रिसर्च को लेकर के, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्लोज एंडेड है, क्या ओपन एंडेड है। तो अगर आप पेयर कर पाएंगे एक दो भी, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन पता ही होता है कि जहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखने का ऑप्शन नहीं होता है, क्वेश्चन फ्रेम पहले से होता है, आपको टिक करना होता है, तो क्वेश्चन रेडीमेड होता है। तो आपने ए को थर्ड के साथ पेयर किया, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। ये क्वेश्चन इजी माना जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन अगर वो ऑप्शन ऐसे बना देते थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के, तो बन सकता था। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, मान लीजिए इसको मॉडरेट ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं दिए, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आपको इसको समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो समझ में आ जाएगा ना, डिस्टेंस का मतलब इंटरवल होता है, तो उसके बेसिस पे आप आंसर लगा सकते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे आए आए नहीं इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दिसंबर के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पढ़िए। आप लोगों को कैसा लग रहा है क्वेश्चन जो जून वाला हम लोग डिस्कस किए हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए? जो लोग पढ़े हैं, जिन लोगों ने पढ़ लिया है थोड़ा यूनिट 5 को, उनके लिए। जो लोग पढ़े नहीं होंगे उनको अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा। नो सर। हम्म। हाँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
अब पढ़ेंगे आप तो और समझ में आ जाएगा, ये सभी इजी क्वेश्चन है बहुत। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एट्रीब्यूट टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर। फोर, डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है? बताइए। डिडक्टिव का मतलब क्या? कि जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप स्टडी कर रहे हैं तो वो अगर किस प्रकार की स्टडी कहलाएगी, डिडक्टिव लॉजिक बेस्ड होगी या डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड होगी? कौन सी स्टडी होगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव? ये दोनों है। सर डिडक्टिव में तो क्वांटिटेटिव आएगा ना। क्वांटिटेटिव आएगा, ओके। और कोई बताएगा? क्वालिटेटिव आएगा। सर हम्म। क्वालिटेटिव होगा। हम्म। क्वालिटेटिव होगा डिडक्टिव में। डिडक्टिव डिडक्टिव मतलब क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हैं जनरल थ्योरी से, यही है ना? हाँ सर। उसको आप टेस्ट करते जर्नल हैं, से उसको आप टेस्ट कर रहे होते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? थ्रू द ऑब्जर्वेशन या थ्रू किसी भी स्टडी के माध्यम से। फिर आपकी जो फाइंडिंग्स निकल के आती हैं। सो भी स्टार्ट विद द थ्योरी। जैसे कि आपने स्टडी किया होगा, बहुत सारी स्टडी होती है, वो डिडक्टिव लॉजिक बेस्ड होती है, स्पेशली जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। ठीक है। तो क्या होता है क्वांटिटेटिव में? आपके पास डेटा पहले से रहता है, आपके पास थ्योरी रहती है, आपने कुछ हाइपोथेसिस उससे बनाया और उसको आपने टेस्ट किया। टेस्ट कैसे करेंगे? डेटा से। टेस्ट करने के बाद आपकी फाइंडिंग निकल के आती है। तो थ्योरी आप ऑलरेडी बना के रखते हैं, होती है, उसको उसी को टेस्ट कर रहे होते हैं, उसी पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो डिडक्टिव लॉजिक पे काम करता है कि वी स्टार्ट विद द जनरल थ्योरी एंड देन वी टेस्ट दैट थ्योरी थ्रू द वेरियस लाइक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और थ्रू द डिफरेंट वे। दैट इज अ डिडक्टिव लॉजिक। क्लियर है? तो ये तो यहाँ लिखा है, ये तो क्वांटिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव में तो हमारा डिडक्टिव लॉजिक लगता ही है, क्योंकि इसमें हमारी थ्योरी पहले से रहती है, उसी को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। अब ऑब्जेक्टिविटी तो ज़्यादा होती है किसमें? क्वांटिटेटिव में होती है। क्वालिटेटिव में तो सब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं या सर्वे कर रहे होते हैं इस प्रकार से, तो सब्जेक्टिव नेचर होता है क्वालिटेटिव का, है ना? जैसे एथनोग्राफिक स्टडी है, क्वालिटेटिव होती है, या आप खुद फील्ड में जाकर के स्टडी करते हैं या लोगों के डिफरेंट ओपिनियन से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव होता है। तो वो उसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्टिविटी कम रहती है। तो ऑब्जेक्टिविटी किस में होती है? जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है या नंबर्स आपके पास होते हैं, उस पर सिंपल कैलकुलेशन के बेसिस पे आप डेटा निकालेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव रहता है। तो क्वान्टिटेटिव ही होता है। तो ये दोनों तो इसका पार्ट है, या बोल सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जो मैंने बताया है कि आपके पास थ्योरी रहती है और थ्योरी को आप टेस्ट कर रहे होते हैं, देन आप फाइंडिंग निकालते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी की जाती है, हाइपोथेसिस जनरेट नहीं करते हैं। यहाँ पर वैसे इन्होंने जो लिखा है वो सही से लिखा नहीं, लेकिन इसमें ऐसा लिखना चाहिए जनरेटिंग हाइपोथेसिस या थ्योरी, तो थोड़ा समझ में आ जाता है। क्योंकि हाइपोथेसिस तो नहीं जनरेट करते, थ्योरी जनरेट करते हैं। तो ये काम जो है इसका नहीं होता, ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव का, सॉरी क्वालिटेटिव का। क्वालिटेटिव स्टडी में क्या होता है? हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या इंटरव्यू के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर कुछ फाइंडिंग निकालते हैं, फिर हम कुछ थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। वो हमारा होता है क्वालिटेटिव के अंदर, ना कि क्वांटिटेटिव के अंदर। समझ में आ रहा है? तो जो थ्योरी सर इसमें भी थ्योरी जनरेट करते हैं ना, एक किसमें? हाइपोथेसिस के बेस पे, क्वांटिट क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में देखो, थ्योरी जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका फोकस थ्योरी जनरेट करना नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप अभी दोनों में कंपेयर करेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में, तो डिफरेंस करने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी स्टडी किया, क्वालिटेटिव स्टडी है, ठीक है, तो आपने जो आपकी फाइंडिंग्स निकल के आए उससे आप थ्योरी बना भी सकते हैं या कुछ रिकमेंडेशन दे भी सकते हैं कि जो कि किसी थ्योरी में एडिशन हो सकता है।
तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जनरेटिंग हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जनरेशन इसमें हो सकता है क्वालिटेटिव में, लेकिन क्वांटिटेटिव में नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमारे पास थ्योरी होता है, उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। जो थ्योरी हमारे पास होती है उससे हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं और उस पर हम टेस्ट कर रहे होते हैं, फिर हम देखते हैं वैलिड है कि नहीं है, जो भी फर्दर। तो वहाँ पर ये स्कोप नहीं होता है कि आप वहाँ पर हाइपोथेसिस जनरेट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी हमारे पास है। तो उस पर आप क्या ही आप हाइपोथेसिस बनाओगे, उसको टेस्ट करोगे आप। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं, ऐसी कुछ स्टडी कर रहे होते हैं जिसमें हम लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, लोगों के ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, कुछ ऐसा डेटा हमारे पास होता है जिससे हम कुछ नया इंसाइट डेवलप कर पाते हैं। तो जो नया इंसाइट होगा वो थ्योरी बन भी सकता है, या कुछ पुरानी थ्योरी में कुछ एडिशन हो सकता है, कुछ नया आपका एक काइंड ऑफ रिकमेंडेशन हो सकता है, ऐसे कुछ। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ वो थ्योरी है या कुछ हाइपोथेसिस है या कुछ ऐसा है, कुछ फाइंडिंग निकल के आया हुआ है हमारा क्वालिटेटिव स्टडी के माध्यम से। ठीक है। तो ये जो आपका एट्रीब्यूट्स है ये क्वांटिटेटिव पर नहीं है, ये जो पहला वाला लिखा है। समझ में आ रहा है? है ना? क्योंकि जो आप क्वालिटेटिव स्टडी करोगे उससे आपका कुछ न्यू इंसाइट निकल के आएगा, जो फिनोमेना पे आप स्टडी कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी, या कुछ आप इंसाइट डेवलप कर पाएंगे, कुछ सजेशंस या कुछ रिकमेंडेशन दे पाएंगे। दैट कैन लीड टू द थ्योरी और कैन लीड टू द हाइपोथेसिस और लीड टू द सम पॉइंट, जो कि पुरानी थ्योरी में कुछ एडिशन हो सकते हैं या कुछ अलग से पॉइंट हो सकते हैं। चलो आगे बढ़े। तो क्लियर है सभी को, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। यस सर। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है, सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। इसके कुछ टाइप होते हैं, इसके कुछ टाइप होते हैं, तो आप आंसर लगा सकते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लॉटरी सैम्पलिंग, तीन ही ऑप्शन दिए गए, चार हैं तो सिंपल रैंडम है हाँ। कोटा सैम्पलिंग और स्टेटमेंट रैंडम सैम्पलिंग। देखिए सिंपल रैंडम का मतलब होता है कि जहां पर हर एक इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन का है उसका इक्वल चांस होता है, इंडिपेंडेंट चांस होता है सिलेक्ट होने का। जैसे कि मान लीजिए इसमें से आपने बॉक्स के अंदर 100 चॉकलेट है, ओके, आपने इसमें से 10 निकाल लिए, रैंडमली उठा लिए ना। तो 100 में जो 100 थे जो उनमें से 10 सेलेक्ट हो गए हैं, तो वो रैंडमली सिलेक्ट हुए, सबका चांस था ना। ये आपने मान लीजिए इसके अंदर बॉक्स के अंदर 100 बॉल्स हैं, एक ही कलर के हैं, आपने रैंडमली उठाए 10, तो 100 में से किसी का भी चांस था, तो कोई भी आ सकता था, वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। लॉटरी सैम्पलिंग इसी प्रकार की होती है, सिमिलर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल सेलेक्ट हो सकता है। जो लॉटरी होता है ना, कि जैसे आपने पैसे लगाए, उसमें किसी का भी आ सकता है, तुक्का लगता है, तो वो क्या रैंडम है। नेक्स्ट है कोटा और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो जो कोटा सैम्पलिंग होती है वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, और ये तीनों आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल हैं। अब दोनों में वैसे क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, एनीबॉडी? बताइए। क्योंकि कोटा सैम्पलिंग में भी तो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ना, कोटा बनाते हैं, सर सब ग्रुप। फोटो सैंपलिंग में भी ग्रुप ही बनाते हैं बट एक स्पेसिफिक चीजों के आधार पर बनाते हैं जैसे कास्ट हो गया जेंडर हो गया। ओके। और एसआरएस सर में, इसमें हम्म, बोलिए बोलिए। सर ये जो स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग होती है ये पहले से एग्जिस्ट करने वाले स्ट्रेटा होते हैं। हम्म। ओके। पहले से कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल। सर जैसे मैन वुमेन। ओके मैन वुमेन, तो कोटा सैम्पलिंग में ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, सब ग्रुप में, कि भैया हम गए हमारे पास सर पॉपुलेशन, हाँ।
सर उसमें दोनों होता है, उसमें हम खुद के कुछ भी ग्रुप बनाते हैं या पहले से भी होते हैं। ओके, और कोई? सर स्ट्रेटिफाइड में जैसे अगर एक उसमें पार्ट वाइज कर करके उसमें सब में से 10-10 को सिलेक्ट कर रहे हैं डिवाइड करके। अच्छा। तो जो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पे होती है, उसमें हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करके अलग से ग्रुप बनाते हैं। मतलब नेचुरली एग्जिस्टिंग नहीं रहते, हम उनको मतलब ग्रुप को क्रिएट करते हैं सर, हम्म। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। ओके, ठीक है। और कोई बताएगा कुछ? सर स्ट्रैटिफाइड में मतलब अलग अलग कैटेगरीज में पहले डिवाइड करते हैं और फिर उन सब कैटेगरी से सैंपल लेते हैं। तो वो सैंपल हम कैसे ले रहे हैं? रैंडमली ले रहे हैं कि उसमें कोई बायसनेस है, या हम? नहीं, जैसे हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है तो उसमें फीमेल मेल एम्प्लॉयज दोनों है। उन फीमेल मेल एम्प्लॉयज में कुछ है जिनका जो यहाँ तक पढ़े हैं, जो हम्म। 12th पास है, और कुछ है जिन्होंने बैचलर्स कर रखा है। तो पहला लेवल अगर जेंडर हो गया तो दूसरे लेवल पे हम लोग उनका एजुकेशनल स्टेटस देखते हैं। फिर तीसरे लेवल पे हम उनका मतलब अगर किसी क्वेश्चनर का रिस्पॉन्स हो उस रिस्पॉन्स को लेते हैं। हम्म। तो डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से हम पहले डिवाइड करते हैं और फिर वी मेक श्योर कि हर कैटेगरी में से हमारे पास एक सैंपल रहे, कि देर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच, ऐसा। ओके, तो मान लीजिए आपने वो सर तो आपका स्टार्टर होगा, मतलब आपने पहले सिलेक्ट किया एक स्टार्टर, फिर उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया, उसमें से एक क्लिक कर लिया। ठीक है, वो तो आपका हो गया सर। तो कोटा में भी तो हम कोटा ही बना रहे हैं ना, सब ग्रुप कर रहे हैं। सर एक और डिफरेंस है हम्म। कि शायद कोटा में हमको ये पता होता है कि किस क्वांटिटी में कितने लेना है। हम्म। और हाँ। वो क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। ओके, थोड़ा सा क्लोज है। देखो। जैसे अगर ज्यादा मेन और कम वुमेन है तो हम सैंपल भी इसी हिसाब से लेंगे। थोड़ा सा देखिए, कोटा में क्या होता है कि थोड़ा बायसनेस रहता है, या हमारा जो प्रेफरेंस होता है वो अपने हम कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं, रादर देन रैंडम सिलेक्शन। जो आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है वो रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, सही बोला कि मान लीजिए आपने फीमेल और मेल ले लिए, ठीक है, अलग अलग स्टार्टअप बना लिए हैं, ग्रुप कर लिया। इसके अंदर भी मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं, कि भाई जैसे आपने बताया सिस्टीन है, कि उसके अंदर भी आप डिफरेंट कैटेगरी डाल सकते हैं, तो वो आपका स्टार्टअप बनता जाएगा। वो तो बन गया, उसके बाद फाइनली तो आपको कहीं ना कहीं सेलेक्ट करना है सैंपल ना। तो जो रैंडम सैम्पलिंग होगा उसमें रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, आप चूज करेंगे जो भी जिनमें सभी का चांस बराबर होगा। लेकिन जो कोटा सैम्पलिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं। कोटा हमारा हम अपने बेसिस पे करते हैं। हमको लगता है कि ये जो है कुछ सैंपल ऐसे हैं जहाँ से हमको डेटा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमारी जो चॉइस होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्वीनियंस होती है। वो हमारा कोटा सैम्पलिंग में आता है। ये इसमें रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, कोटा तो हम जनरली दोनों बना ही रहे होते हैं, सब ग्रुप इसमें कैटेगरी कर देते हैं, ये भी आपका मल्टीपल ग्रुप बना लेते हैं, इसमें भी ग्रुप बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने कन्वेंस के हिसाब से कोटा सेलेक्ट करते हैं या कोटा बना लेते हैं, या सर्वे जो कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 40% आपके फीमेल ले लिया, या 40% मेल ले लिया, तो हम अपने हिसाब से थोड़ा सा कन्वेंस के हिसाब से बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। जो प्रेफरेंस होता है वो कोटा सैम्पलिंग में, इसलिए वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, क्योंकि सिलेक्शन रैंडमली नहीं हो रहा है। लेकिन एसआरएस के अंदर सिलेक्शन जो होता है इंडिविजुअल का या जो सैंपल का, वो रैंडमली होता है, हर एक स्टार्टर से, हर एक ग्रुप से, जितने भी ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी लगभग स्टार्टिंग से तो दोनों में ग्रुपिंग की जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब नीचे आएंगे स्टार्टअप में, तो फिर हमारा जो सिलेक्शन होता है वो इक्वल चांस सेलेक्ट होने का, रैंडम सिलेक्शन स्टार्ट सैम्पलिंग में ज़्यादा होता है, ना कि कोटा में। कोटा थोड़ा सा कन्विंस बेस्ड होता है, एज पर द रिसर्चर। जो रिसर्चर उसके अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पे वो सिलेक्ट कर लेगा कि भाई ये वाले सैंपल यहाँ से ज़्यादा मिल सकते हैं, या यहाँ से हमारा डाटा कलेक्ट हो सकता है, तो हम वो कोटा अपने हिसाब से बना के चलेगा। ठीक है। सर आप कोटा मेथड का एक एग्जांपल देके बता दीजिए एक बार। देखिए, कोटा का जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, सर्वे कर रहे हैं, आपने क्या किया कि आपने देखा कि सिटी के अंदर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई बजट आया हुआ है, तो बजट को लेकर के आपने लोगों के ओपिनियन मांगने हैं। तो आप किसी जगह पे जाते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपने 60% मेल ले लिए और 40% फीमेल ले लिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, मेल में से
आपने देखा कि ये कुछ लोग हैं जो कि यहाँ से हमको रिस्पॉन्स सही से मिल रहा है, तो उनके बेसिस पे आपने कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए पहले से ही, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले लिए। आपने रैंडमली नहीं सिलेक्ट किए। आपको पता था कि ये कुछ लोग हैं जो कि अवेलेबल हैं, यहाँ पर रास्ते में अवेलेबल है, या ये बात कर सकते हैं हमसे, इनसे हम इनके ओपिनियन ले सकते हैं, तो आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले लिए। ठीक है। हो सकता है कि वो टोटल पॉपुलेशन जो आपकी मेल पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट ना करें या कम कर पाए। इसी प्रकार से आपने फीमेल जो 40% लिया है उसमें से आपने अपने हिसाब से रैंडमली चूज कर लिए जो कि आपके लिए ठीक है, कन्वीनियंट है, या आपके डेटा कलेक्ट डाटा के लिए वो इजिली एक्सेसिबल है, तो आपका कहलाएगा कोटा सैम्पलिंग। लेकिन रैंडम में क्या होता है कि रैंडमली आप कोई भी चूज कर रहे होते हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन आपने ग्रुपिंग की है। ठीक है, जो क्राइटेरिया मीट कर रहे होंगे आप उनको चूज कर लेंगे सर्वे के अंदर। बोलिए। क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है तो आगे बढ़े। तो एग्जाम में अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वार्टर सैम्पलिंग होता है उसमें हमारा फोकस फोकस क्या मतलब जो सिलेक्शन होता है वो कन्वीनियंस बेस्ड होता है सैंपल का। ये इसमें रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं फाइनली। जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सिटी के अंदर आपने स्टडी करना है, तो आपने पूरा सिटी को डिवाइड कर लिया ग्रुप के अंदर कि भाई इसके अंदर अगर 20 वार्ड हैं तो आपने कुछ ऐसे वार्ड ले लिए रैंडमली। उसके अंदर फिर आपने किया कि इसके अंदर 10 बस्ती हैं तो आप रैंडमली 5 बस्ती सिलेक्ट कर लिए, तो वो डायरेक्टली आप रैंडमाइज कर रहे हैं, तो वो आपका सैंपल का आएगा रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आ रहा है? उसमें से कुछ सैंपल आपने ले लिए वो भी रैंडमली, तो टोटल एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रैंडम सैम्पलिंग का। वो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है सर स्ट्राटा, ग्रुपिंग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 85। अभी अब 1 मिनट, इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। देखिए पहले तो हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, है ना। तो बी ये पहले आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। अब देखिए क्या आंसर आ सकता है। बी और ये साथ में है, मतलब आपको देखना है सी और डी में कौन होगा पहले। डाटा कलेक्शन से पहले हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं ना। डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे अगर आपके पास मेथड नहीं होगा, अप्रोच नहीं होगी, डिजाइन नहीं होगी, सैम्पलिंग प्रोसेस नहीं होगा।